गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 31वें वीडियो के साथ 30वीं वीडियो हमारी चल रही है। उसमें हमने आपको कोशिका चक्र की अंतरावस्था के बारे में अध्ययन करा दिया था, जो कि अंतरावस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा गया था, G1 फेज, S फेज और G2 फेज में। अब आते इसके बाद में कोशिका चक्र की दूसरी प्रावस्था, विभाजन प्रावस्था या एम प्रावस्था, या जाती है विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था से बोलते हैं एम फेज। एम फेज क्या बोलते हैं इसको? एम फेज, विभाजन प्रावस्था। इसमें देखिए बेटा क्या होता है ये एम प्रावस्था या विभाजन प्रावस्था। इसे समसूत्री अवस्था भी कहते हैं, या सूत्री अवस्था या सूत्री विभाजन अवस्था भी कहते हैं। इसमें कहाँ से शुरू होती है ये? ध्यान देना, एम प्रावस्था या विभाजन प्रावस्था का प्रारंभ कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक द्रव्य के विभाजन से होता है, जिसमें संगत संतति गुणसूत्र जो होते हैं, संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण के समान होता है। इसमें जो संगत संतति गुणसूत्र होते हैं उनका जो पृथक्करण होता है उनके समान समतुल होता है, जो एक प्रकार का सूत्री विभाजन होता है। इसलिए इसे सूत्री विभाजन अवस्था भी कहते हैं। और विभाजन प्रावस्था का अंत कोशिका द्रव्य विभाजन अर्थात साइटोकाइनेसिस के द्वारा होता है। तो आप इसमें देखें कि विभाजन प्रावस्था, देखो इस प्रावस्था, इस प्रावस्था का प्रारंभ, इस प्रावस्था का प्रारंभ केंद्रक विभाजन या आरंभ, यह भी कह सकते हैं हम, प्रारंभ केंद्रक विभाजन में कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक के विभाजन, यूँ कर सकते हैं इसको आप। इस प्रावस्था का प्रारंभ केंद्रक के विभाजन या कैरियोकाइनेसिस, KARYO कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस से होता है। कैरियोकाइनेसिस से होता है, अर्थात इस विभाजन या विभाजन प्रावस्था का आरंभ या प्रारंभ केंद्रक के विभाजन से होता है, जो क्या होते हैं? जो संगत मतलब पास, जो संगत गुणसूत्रों के पृथक्करण, जो संगत गुणसूत्रों के पृथक्करण के समतुल्य होता है, जो कि एक प्रकार का सूत्री विभाजन होता है, जो कि एक प्रकार का सूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? सूत्री विभाजन होता है, अर्थात गुणसूत्रों का विभाजन होता है, अर्थात संगत गुणसूत्रों के पृथक्करण के समतुल्य या समान होता है, जो कि एक प्रकार का सूत्री विभाजन होता है। इसीलिए विभाजन प्रावस्था को सूत्री विभाजन प्रावस्था भी कहते हैं। कौन सी प्रावस्था कहते हैं? सूत्री विभाजन प्रावस्था भी कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहेंगे? सूत्री विभाजन प्रावस्था भी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें केंद्रक का विभाजन होता है, और केंद्रक में आप जानते हो क्या होते हैं? कॉम्बिनेटिव पदार्थ होता है जो आगे संगठित होकर के गुणसूत्र बनाते हैं। तो गुणसूत्रों का समान रूप से क्या होता है? विभाजन होता है। इसलिए इसे
क्या बोलते हैं, सूत्री विभाजन प्रावस्था भी कहते हैं। तो इस प्रावस्था या एम प्रावस्था या विभाजन प्रावस्था का प्रारंभ केंद्रक के विभाजन से होता है, जो कि संगत गुणसूत्रों के पृथक्करण के समान होती है, जिसमें जो कि एक प्रकार का सूत्री विभाजन होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सूत्री विभाजन प्रावस्था भी कहते हैं। अब इसका अंत ध्यान देना, विभाजन प्रावस्था का अंत, विभाजन प्रावस्था का अंत मतलब साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, इसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ होता है। इस कौन सा एम प्रावस्था का अंत कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ होता है। प्रारंभ तो केंद्रक के विभाजन के साथ होता है और अंत कोशिका द्रव्य के विभाजन के साथ होता है। इसलिए एम प्रावस्था को दो भागों में बांटा गया है। कौन सा, केरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। केरियोकाइनेसिस केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब ध्यान देना, यह एम प्रावस्था जो होती है, ध्यान देना, एक नाटकीय प्रावस्था होती है। और नाटकीय प्रावस्था कैसे बताएंगे इसको आगे, तो ध्यान देना, इसमें देखिएगा, यह एम प्रावस्था कोशिका चक्र की, यह एम प्रावस्था कोशिका चक्र की नाटकीय प्रावस्था होती है। कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है। कैसी होती है, सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है। क्यों होती है, ध्यान देना, क्योंकि इसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद रूप से पुनर्गठन होता है। क्योंकि इसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद विस्तार से वृहद पुनर्गठन होता है। मतलब वृहद रूप से पुनर्गठन होता है। अर्थात कैसे अवस्था होती है, नाटकीय प्रावस्था होती है, क्योंकि इसमें कोशिका के जो घटक होते हैं उनका क्या होता है, विस्तार से पुनर्गठन होता है। अब देखो इसमें ध्यान देना, और आगे क्या है, इसमें जनक एवं संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, समान होती है, इसलिए इसे समविभाजन भी कहते हैं। ध्यान देना, देखो इसमें जनक एवं पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। क्या होती है, जनक एवं पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, इसलिए इसे समविभाजन भी कहते हैं। समविभाजन या समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समविभाजन या समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। समविभाजन, समान विभाजन या समसूत्री विभाजन ये भी कह सकते हैं हम। समविभाजन या समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ध्यान देना बेटा कि
एम प्रवस्था कोशिका चक्र की नाटकीय अवस्था होती है, मतलब सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद रूप से पुनर्गठन होता है, अर्थात दोबारा पुनर्गठित होते हैं। ध्यान देना, इस दौरान या इसमें कौन सी में विभाजन प्रावस्था में जनक कोशिकाओं और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, इसलिए इसे समविभाजन या संसूत्री विभाजन भी कहते हैं। तो आगे देखिएगा, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से केंद्रक विभाजन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, या केंद्रक विभाजन को, या ये भी कह सकते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो आप देखिएगा आगे इसमें सबसे पहले आता है कैरियोकाइनेसिस, ए भाग। कौन सा आएगा इसमें? कैरियोकाइनेसिस। तो आते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, ये लिखो, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, सही है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सूत्री विभाजन या विभाजन प्रावस्था, ये भी कह सकते हैं हम, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सूत्री विभाजन को, सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की, केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। मतलब अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सूत्री विभाजन या एम विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। इसमें पहला आ जाएगा आपको, ध्यान देना, इसमें आ जाते हैं आपके पूर्वावस्था, पूर्वावस्था से बोलते हैं प्रोफेज, PROPHASE प्रोफेज। दूसरी है मध्यावस्था, मध्यावस्था से बोलते हैं मेटाफेज, METAPHASE मेटाफेज। तीसरी है पश्चावस्था, पश्चावस्था इसे बोलते हैं एनाफेज, ANAPHASE एनाफेज। और चौथी है टेलोफेज, अंत्यावस्था, अंत्यावस्था, टेलोफेज, TELOPHASE टेलोफेज। ध्यान देना, तो सूत्री विभाजन की केंद्रक विभाजन को या कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिन्हें पूर्वावस्था प्रोफेज, ध्यान देना, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज और अंत्यावस्था टेलोफेज कहते हैं। अब देखिएगा एक एक का अध्ययन हम करते हैं। डालो हेडिंग पूर्वावस्था। पूर्वावस्था, पहली आपके पूर्वावस्था से बोलते हैं प्रोफेज, PROPHASE प्रोफेज। ध्यान देना, इसको डायग्रामेटिक रूप में समझें आप लोग। इसमें सबसे पहले देखिएगा, ये सबसे लंबी अवस्था होती है। इसमें डायग्राम में देखा आप, ये केंद्रक, इसमें ये केंद्रिका, ये केंद्रक द्रव, और इसमें ये तारक काई भी आ जाएगा इधर, सेंट्रोसोम। तो देखिएगा इसमें ये आ जाएगा केंद्रक, कोशिका झिल्ली, ये आ जाएगा तारक काय, ये केंद्रक झिल्ली होती है।
ये क्रोमेटिन पदार्थ, क्रोमेटिन पदार्थ, और ये केंद्रिका, इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ध्यान देना, ये होती है कौन सी अवस्था? सबसे पहले बोलेंगे इसको अंतरावस्था। कौन सी है ये? अंतरावस्था। अंतरावस्था, इंटरफेस, INTRPHASE, इंटरफेस अवस्था। अब ध्यान देना, ये जो इंटरफेस अवस्था होती है, ये क्रोमेटिन पदार्थ, ये आगे जा कर के अर्ली मतलब प्रारंभिक पूर्वावस्था, तो ये कैसे हो जाती है? निर्जलीकरण के कारण क्या होता है? गुणसूत्र क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो गाढ़ा हो जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, ये केंद्रक और ये कोशिका झिल्ली, तो ध्यान देना ऐसे ऐसे तो गुणसूत्र धागे में प्रतीत हो जाते हैं। ये केंद्रिका होती है और ये इसमें जो होता है तारक काय भी दो भागों में बढ़ जाता है। ध्यान देना, ये होता है तारक काय, तारक काय। ये अब आ जाते हैं आपके ये गुणसूत्र दागेनुमा प्रतीत हो जाते हैं, दागेनुमा। ये केंद्र झिल्ली है NM, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये CM, सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस NuCle, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ये होती है प्रारंभिक पूर्वावस्था, प्रारंभिक पूर्वावस्था, अर्ली, EARLY, अर्ली प्रोफेज। इसमें दो होंगी अर्ली प्रोफेज, आपको अर्ली प्रोफेज। और इसमें क्या होता है कि क्रोमेटिन पदार्थों में से जल निकल जाता है। क्रोमेटिन पदार्थ या गुणसूत्रीय पदार्थ निर्जलीकरण के कारण क्या हो जाता है? गाढ़ा और दागेनुमा हो जाता है, रंजित हो जाता है। अब इसमें ध्यान देना, ये आगे जा करके बड़ा बनाना पड़ेगा। ये लुप्त होती हुई केंद्रक झिल्ली। ध्यान देना, इसमें जो गुणसूत्रीय पदार्थ था ये तारक काय, तारक केंद्र में बदलते हैं, विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। तारक केंद्र और यहाँ से लुप्त होती केंद्रक झिल्ली, और ये आते हैं गुणसूत्र। इसके बाद में एक और बनती है, ध्यान दीजिएगा,
देखिए इसमें तारक केंद्र दोनों ध्रुव पर पहुंच जाते हैं और एस्ट्रल रेज बनाते हैं तारक तर्कतंतु, और इसमें जो एक गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र बिंदु ऐसे हो जाते हैं। ध्यान देना, इस प्रकार हो जाते हैं। इसे बोलते हैं हम, ये दोनों जो अवस्थाएं होती हैं ये होती हैं लेट प्रोफेज, इसे बोलते हैं लेट प्रोफेज को बोलेंगे हम अंत्य पूर्वावस्था, अंत्य पूर्वावस्था, लेट LAT लेट प्रोफेज। ध्यान देना बेटा, क्या बताया गया था इसमें, देखिएगा आपको कि केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी क्या होती है, ये पूर्वावस्था, या केंद्रक विभाजन की या सूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है कौन सी, प्रोफेज अवस्था, जिसमें क्या होता है, ध्यान देना, प्रारंभिक पूर्वावस्था होती है, ये अंतरावस्था होती है। तो अंतरावस्था में क्या होता है, जो क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं इसे बोलते हैं गुणसूत्रीय पदार्थ, गुणसूत्रीय पदार्थ जो गुणसूत्रों का निर्माण करता है आगे जाकर के। तो ध्यान देना, इसमें एक कोशिका दिखा रखी है, ये कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका द्रव होता है इसके अंदर, ये केंद्रिका होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, और जो धागे नुमा प्रतीत होता है क्रोमेटिन पदार्थ होता है जो आगे जाकर के गुणसूत्रीय पदार्थ बनाता है, ये होती है अंतरावस्था। अब ध्यान देना, अंतरावस्था से जब कोशिका का केंद्रक विभाजन होता है, विभाजन अवस्था में पहुंचती है, तो सबसे पहले किसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। इसमें देखो आप, तो प्रारंभिक पूर्वावस्था अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि जो तारक काय होता है, इसमें तारक काय होता है, तारक काय दो भागों में विभाजित हो जाता है, और गुणसूत्र निर्जलीकरण, सबसे पहले क्या होता है, जल का निष्कासन होता है केंद्रक में से, अर्थात क्रोमेटिन पदार्थ या गुणसूत्रीय पदार्थ निर्जलीकरण के कारण क्या हो जाता है, धागेनुमा प्रतीत हो जाता है, अर्थात गुणसूत्र धागों में बदल जाते हैं। आगे देखिएगा, इसमें तारक काय का विभाजन हो जाता है, और आगे जाकर के देखो, इसमें आगे जो अवस्था होती है, इसमें तारक काय विभाजित होकर के दो तारक केंद्र बनाता है, और दोनों विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। अब इसमें जो केंद्रक झिल्ली होती है वो लुप्त होती हुई दिखाई गई है, और जो गुणसूत्र होता है, ध्यान देना, गुणसूत्र एक सेंट्रोमेयर और एक किससे हो जाता है, दो क्रोमेटिड्स, अर्थात ये तो होते हैं क्रोमेटिड्स, ध्यान देना है इसे। हम ये भी कह सकते हैं इसको, ये होता है अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र, समझ लो ध्यान से, अर्ध गुणसूत्र, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड, और ये होता है सेंट्रोमेयर, गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु, दो, ये अर्ध गुणसूत्र आधा, ये आधा अर्ध गुणसूत्र है, तो ये सेंट्रोमेयर था, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमेयर, CNTROMER, सेंट्रोमेयर। ये फिर हो गया अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र, कहने का मतलब ये है कि एक गुणसूत्र जो होता है दो अर्ध गुणसूत्रों से और एक गुणसूत्र बिंदु से मिलकर बना होता है। ध्यान देना ऐसे। अब यहाँ से क्या हो जाते हैं, जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं क्या बनाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, ध्यान देना। तो ये ऐसे हो जाते हैं इसमें, और केंद्र झिल्ली लुप्त हो, केंद्र झिल्ली और केंद्रिका लुप्त होती है, प्रतीत होती है इसके अंदर। ये जो केंद्रिका होती है ये लुप्त होती है, प्रतीत होती है, और केंद्र झिल्ली भी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो अंत में पूर्वावस्था के अंत में केंद्र झिल्ली एवं केंद्रिका पूर्णतः लुप्त हो जाती है, और जो गुणसूत्रीय पदार्थ होता है वो गुणसूत्रों में रूपांतरित हो जाता है, और एक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों एवं एक किस रूप में होता है, एक सेंट्रोमेयर गुणसूत्र बिंदु के रूप में, गुणसूत्र बिंदु के रूप में होता है। इसमें इसका वर्णन देखें आप, सबसे पहले पूर्वावस्था के दौरान, तो पूर्वावस्था में लिखो यह है
तो ध्यान देना, जो पूर्वावस्था होती है इसका वर्णन हम अगले वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद। 32वीं वीडियो में